बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। अमेरिका यमन जंग में सऊदी अरब की मदद बंद करे, सेनेट में करारदाद मंजूर, ट्रंप हुकूमत को धक्का। बागोज में लड़ाई जारी, एसडीएफ की पेशकदमी रुक गई, ब्रुसेल्स में सीरिया डोनर्स कॉन्फ्रेंस। मस्जिद अक्सा को बंद करने के खिलाफ जुमे को फलस्तीनियों की हड़ताल, हमास ने कहा क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए मुत्तहिद हो जाएं। थेरेसा मे अगले हफ्ते तीसरी ब्रेक्जिट डील पेश करेंगी। वेनेजुएला में बिजली के बाद पानी का बहरान, चाइना ने कहा मदद के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर पर तामीरी बातचीत। मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने में चाइना की रुकावट के बाद बीजेपी और अपोजिशन में तकरार। सरहद पार दहशतगर्दी से निपटने में मनमोहन सिंह मोदी जैसे मजबूत नहीं थे, शीला दीक्षित का बयान। कांग्रेस लीडर टॉम वडकन बीजेपी में शामिल हो गए। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमरीकी सेनेट में मुतालबा किया गया है कि अमरीकी हुकूमत यमन जंग की मदद करना बंद करे। इस तरह सेनेट के अरकान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफत की है। इस करारदाद का यह मतलब हो सकता है कि ट्रंप को 30 दिनों के अंदर यमन जंग में अपना रोल कम करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन व्हाइट हाउस ने इस करारदाद को वीटो करने की धमकी दी और कहा है कि इसमें कई खामियां हैं और इससे खित्ते के मुल्कों के साथ अमरीका के ताल्लुकात खराब होंगे। सेनेट में 46 के मुकाबले 54 वोटों से यह करारदाद मंजूर की गई और कई रिपब्लिकन्स ने भी हुकूमत की मुखालिफत की और डेमोक्रेट्स का साथ दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने, जो 2020 के सदारती इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, कहा कि आज हमने इस जंग में अमेरिका के रोल को खत्म करने में हमारे दस्तूरी इख्तियार को हासिल किया है। एक रिपब्लिकन सेनेटर माइक ने कहा है कि सऊदी अरब हमारा ऐसा दोस्त नहीं है जो फौजी इत्तेहाद में हमारी मदद का लायक है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब हमारे हथियार इस्तेमाल करते हुए जुल्म कर रहा है, ये ठीक नहीं है। यमन जंग एक बदतरीन इंसानी बहरान में तब्दील हो गई है और एक अंदाजे के मुताबिक 14 मिलियन से ज्यादा लोगों को कहत के खतरे का सामना है। तुर्की और रशिया सीरिया के इदलिब के हालात के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तुर्की के वजीर दिफा ने यह बात बताई। रशिया और तुर्की सीरिया जंग में अलग अलग फरीकों के मददगार रहे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया बहरान को खत्म करने के लिए मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया है। रशिया और तुर्की ने पिछले साल इदलिब में एक गैर फौजी जोन बनाने के लिए एक समझौता किया था। दोनों मुल्कों ने इस इलाके में मिलकर पेट्रोलिंग भी शुरू की है। तुर्की के वजीर दिफा हलूसी आकार ने एक मीटिंग के बाद कहा कि हम तालमेल बढ़ाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। सीरिया के इदलिब में एक हवाई हमले में 6 बच्चे हलाक हो गए। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने यह बात बताई जो बरतानिया से काम करती है। तंजीम ने बताया कि 60 लोग जख्मी भी हुए। इदलिब के ज्यादातर इलाके पर हयात तहरीर अल शाम तंजीम का कंट्रोल है जो अल-कायदा से ताल्लुक रखती है। सीरिया के बागोस में लड़ाई जारी है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि बाज़ इलाकों में मिलिटेंट सख्त मुकाबला कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की मदद से लड़ने वाली एसडीएफ के कदम रुक गए हैं। एसडीएफ ने बागोस में, जो सीरिया में आईएस के कंट्रोल वाला आखिरी गांव है, एक ऑपरेशन शुरू किया है और आईएस के 3000 से ज्यादा मिलिटेंट्स ने हथियार डाले हैं। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ कुर्दों और अरबों की मिलीजुली फौज है जो अमेरिका की मदद से कायम की गई है।
यूनाइटेड नेशंस ने सीरिया के बारे में होने वाली एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस में जंग से तबाहाल मुल्क के लिए कई बिलियन डॉलर्स की इमदाद मांगी। ब्रुसेल्स में एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर कहा गया कि सीरिया में 11.7 मिलियन लोगों को फौरी मदद की जरूरत है। इनमें कई बच्चे हैं। यूनाइटेड नेशंस भी इन मुतासरीन के लिए 3.3 मिलियन डॉलर और खित्ते में रेफ्यूजियों के लिए 5.5 बिलियन डॉलर मदद की अपील कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस की इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडरिका मोगेरिनी ने की है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि लोग सीरिया के अवाम को भुला दें। दुनिया को उनका ख्याल रखना चाहिए। अभी मामला खत्म नहीं हुए हैं। सीरिया जंग की वजह से दुनिया का एक सबसे बड़ा रेफ्यूजी बहरान पैदा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि 5.6 मिलियन लोग जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक और इजिप्ट फरार हुए हैं। फलस्तीनी तंजीमों ने मस्जिद अक्सा के खिलाफ इसराइली साजिशों पर एहतजाज के लिए जुमे को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया है। हमास की तरफ से गाजा, मगरबी किनारे, अल-कुद्स और दूसरे मकामात पर हिफाजत क़िबला अव्वल के नाम से रैलियों, जलसों और जुलूसों की अपील की गई है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने, जो हमास की वेबसाइट है, बताया कि मस्जिद अक्सा में इसराइली फौज के हमले और वहां पर फलस्तीनियों को नमाज अदा करने से रोकने की साजिश के खिलाफ पूरे फलस्तीनियों और मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। हमास ने कहा कि क़िबला अव्वल को यहूदी रंग देने और मुसलमानों के तीसरे मुक़द्दस मकाम की रोजाना बेहुरमती के खिलाफ तमाम मुसलमानों को उठ खड़े होना चाहिए। हमास और इस्लामी जिहाद के अलावा कई फलस्तीनी तंजीमों ने आम हड़ताल की तायद की है। कुछ दिन पहले इसराइली ओहदेदारों ने पुलिस पर पेट्रोल बम हमले का इल्जाम लगाते हुए मस्जिद अक्सा बंद कर दी थी, जिससे फलस्तीनियों में बेचैनी पैदा हो गई। फलस्तीनियों ने अमेरिका की पॉलिसियों पर तनकीद की है और कहा है कि उसकी पॉलिसियों की वजह से जमीनी हकीकतें नहीं बदल सकती। स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी सालाना इंसानी हुकूक रिपोर्ट में मगरबी किनारे के गाजा और सीरिया की गोलान पहाड़ियों के इलाके को इसराइल के कब्जा किए हुए इलाके कहना छोड़ दिया और इसके बजाय इसराइल के कंट्रोल वाले इलाके करार देना शुरू किया। इस रिपोर्ट पर रिएक्शन देते हुए फलस्तीनी अथॉरिटी के तर्जुमान नबील अबू रुदैना ने कहा कि अमेरिका के इन खिताबात से यह हकीकत नहीं बदलेगी कि इसराइल ने फलस्तीनी जमीनों पर कब्जा किया है और सीरिया से गोलान पहाड़ियों के इलाके को छीना है। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर अमेरिका के एक सीनियर ओहदेदार ने वाशिंगटन में बताया कि इन इलाकों के ताल्लुक से हमारा नुक्ता नजर या पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई है और उन मकामात पर मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। स्टेट डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार ने कहा कि यह कोई इंसानी मसला नहीं है बल्कि यह कानूनी मसला है। इसराइली मीडिया में कहा गया है कि ईरान के 50 ड्रोन्स ने फरवरी में अपनी समंदरी मशकों के दौरान इसराइल को धमकाने की कोशिश की है। ईरान की वजारत दिफा के एक बयान के हवाले से ये बात बताई गई। इन मशकों को बैतुल मुक़द्दस का नाम दिया गया है, जिसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सिपाहियों ने हिस्सा लिया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने वार्निंग दी है कि मिडिल ईस्ट के बाज़ मुल्कों में मशकूक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पर अमल किया जा रहा है, जिसका मकसद ईरान और खित्ते की सिक्योरिटी को मुतासर करना है। अली शमखानी ने कहा कि इन सरगर्मियों से मिडिल ईस्ट को और दुनिया को आईएसआईएस दहशतगर्दों से बड़े खतरे का सामना है। ईरानी ओहदेदार बज़ाहिर सऊदी अरब के लिए अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सप्लाई का हवाला दे रहे थे। ईरान के एक सीनियर ओहदेदार ने मिडिल ईस्ट में ईरान के रोल के बारे में अमेरिका के सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो के दावों को झूठ करार दिया है और उसे रद्द कर दिया है। वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने तेहरान में कहा कि अमेरिका ईरान के ताल्लुक से खित्ते के मुल्कों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अल्जीरिया के नए वजीर आजम ने कहा है कि वो एक्सपर्ट्स की एक नई हुकूमत बनाएंगे और मुल्क में सियासी तब्दीली के लिए काम करेंगे ताकि कई हफ्तों से जारी मुजाहरे और एहतजाज खत्म हो सकें। उन्होंने अपोजिशन से कहा कि वो बातचीत में शामिल हो जाए। नूरुद्दीन बदोई ने अल्जीरस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। 3 दिन पहले सदर अब्दुल अजीज बोतफलिका ने, जो काफी बीमार है, ऐलान किया था कि वो 5वीं बार सदर बनने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इस तरह वो एहतजाजियों के दबाव में आ गए। अब्दुल अजीज बोतफलिका 20 साल से अल्जीरिया पर हुकूमत कर रहे हैं। अल्जीरिया में अब भी एहतजाज जारी है। अब एहतजाजी मुतालबा कर रहे हैं कि अब्दुल अजीज बोतफलिका फौरी इस्तीफा दें। हालांकि उन्होंने ऐलान किया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन मुलतवी कर दिया और कहा है कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी जिसमें अगले इलेक्शंस के बारे में फैसला किया जाएगा और इस बात के इम्कानात हैं कि ये इलेक्शंस इस साल के आखिर तक नहीं होंगे। अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया में एक स्कूल की इमारत गिरने के हादसे में कम से कम 10 लोग हलाक हो गए। आसपास की इमारतें भी इस हादसे की वजह से मुतासिर हुई। यह हादसा लागोस के मकाम पर पेश आया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अमेरिका यमन जंग में सऊदी अरब की मदद बंद करे, सेनेट में करारदाद मंजूर, ट्रंप हुकूमत को धक्का। बागोज में लड़ाई जारी, एसडीएफ की पेशकदमी रुक गई, ब्रुसेल्स में सीरिया डोनर्स कॉन्फ्रेंस। मस्जिद अक्सा को बंद करने के खिलाफ जुमे को फलस्तीनियों की हड़ताल, हमास ने कहा क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए मुत्तहिद हो जाएं। थेरेसा मे अगले हफ्ते तीसरी ब्रेक्जिट डील पेश करेंगी। वेनेजुएला में बिजली के बाद पानी का बहरान, चाइना ने कहा मदद के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर पर तामीरी बातचीत। मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने में चाइना की रुकावट के बाद बीजेपी और अपोजिशन में तकरार। सरहद पार दहशतगर्दी से निपटने में मनमोहन सिंह मोदी जैसे मजबूत नहीं थे, शीला दीक्षित का बयान। कांग्रेस लीडर टॉम वडकन बीजेपी में शामिल हो गए। जारियत इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को शुरुआत करते हैं वेनेजुएला से। वेनेजुएला में बिजली के बाद पानी का बहरान भी पैदा हो गया। घरों को पानी पहुंचाने वाले कई पंप्स ने काम करना बंद कर दिया है। दारुलहुकूमत कराकास में कई खानदानों ने पानी के पाइप्स के जरिए प्लास्टिक की बोतलों में पानी जमा किया। बाज लोगों ने पानी की तलाश में शहर के मजाफती इलाकों की खाक छानी और पहाड़ों का रुख किया। खाली बर्तन उठाए हुए कई लोगों की लंबी लंबी कतारों को इन रास्तों पर देखा गया। चाइना ने कहा है कि वो वेनेजुएला में बिजली के बहरान को हल करने में मदद देने के लिए तैयार है। वेनेजुएला में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पर हमले के बाद ब्लैकआउट हो गया है। सदर निकोलस मदुरो ने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने अपनी रोजाना की ब्रीफिंग के दौरान कहा कि चाइना उम्मीद करता है कि वेनेजुएला जल्द से जल्द इस हादसे की वजह मालूम करेगा और बिजली की सप्लाई और समाजी निजाम बहाल करेगा। हुकूमत कुछ इलाकों में बिजली बहाल करने में कामयाब रही है। अमेरिका और मगरबी मुल्क चाहते हैं कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो ओहदे से हट जाएं और उन्होंने उस अपोजिशन लीडर की तायद की है जिन्होंने अपने आप को उबूरी सदर करार दिया है। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे अगले हफ्ते तीसरी ब्रेक्जिट डील पेश करेंगी। इससे पहले उनके दो समझौतों को पार्लियामेंट में रद्द कर दिया गया। थेरेसा मे ने अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि अगर उनकी तीसरी डील भी नाकाम होती है तो बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी में काफी देर हो जाएगी। चारशंबे को बरतानिया की पार्लियामेंट के ऐवान हाउस ऑफ कॉमन्स में थेरेसा मे के दूसरे समझौते को रद्द कर दिया गया था। ब्रेक्जिट पर अमल की डेडलाइन चंद दिन बाद खत्म होने वाली है। इस दौरान ब्रुसेल्स में 20 मार्च को यूरोपीय यूनियन की समिट होने वाली है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ओहदेदारों ने करतारपुर कॉरिडोर के सिलसिले में एक मीटिंग की जिसमें गुरुद्वारा करतारपुर साहब जाने वाले सिख यात्रियों की सहूलत के इंतजाम और तरीकों के बारे में गौर किया गया। ये बातचीत अटारी में खुशगवार माहौल में हुई। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि दोनों मुल्कों ने इस समझौते के तमाम पहलुओं पर तफसील से बातचीत की और जल्द से जल्द करतारपुर साहब कॉरिडोर का काम पूरा करने से इत्तेफाक किया। वजारत ने कहा कि दोनों मुल्कों के एक्सपर्ट्स ने भी बातचीत में हिस्सा लिया। इस बात से भी इत्तेफाक किया गया कि इस सिलसिले में अगली मीटिंग अप्रैल के महीने में वागा सरहद पर होगी। इसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी एक मीटिंग होगी। बातचीत में हिंदुस्तानी डेलीगेशन की क़यादत वज़ारत दाखिला की जॉइंट सेक्रेटरी SC एलदास ने की, जबकि पाकिस्तानी डेलीगेशन की क़यादत डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने की। ओहदेदारों ने बताया कि करतारपुर कॉरिडोर के बारे में बातचीत तामीरी रही। करतारपुर पाकिस्तान का एक मकाम है जो सिखों के लिए बहुत मुक़द्दस समझा जाता है। हिंदुस्तान ने यह बात साफ की है कि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने दिल्ली में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से उसी वक्त बातचीत कर सकता है जब वो दहशत से पाक माहौल पैदा करे।
सीनियर कांग्रेस लीडर शीला दीक्षित ने अपने एक बयान के जरिए अपनी ही पार्टी को परेशान कुन सूरत हाल से दो चार कर दिया है। उन्होंने रिमार्क किया कि सरहद पार दहशतगर्दी से निपटने में साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह इतने मजबूत नहीं थे जितने वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये रिमार्क किया। इस दौरान कांग्रेस को एक और धक्का लगा जब सीनियर कांग्रेस लीडर टॉम वडक्कन मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। वडक्कन सोनिया गांधी के बहुत करीबी समझे जाते थे। वडक्कन ने कहा कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरक्याती पॉलिसियों में यकीन रखते हैं। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर तनकीद की। उन्होंने रिमार्क किया कि हुकूमत की खारजा पॉलिसी और झूला डिप्लोमेसी नाकाम हो गई है। एक दिन पहले यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई। चाइना ने तीसरी बार ऐसी कोशिशों को वीटो कर दिया। मरकजी हुकूमत ने चाइना के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने सवाल किया कि राहुल गांधी मसूद अजहर के बारे में बात क्यों नहीं करते, वो चाइना के अच्छे दोस्त हैं। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि चाइना को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल रुकन का दर्जा मिलना पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसियों का नतीजा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका यमन जंग में सऊदी अरब की मदद बंद करे, सेनेट में करारदाद मंजूर, ट्रंप हुकूमत को धक्का। बागोज में लड़ाई जारी, एसडीएफ की पेशकदमी रुक गई, ब्रुसेल्स में सीरिया डोनर्स कॉन्फ्रेंस। मस्जिद अक्सा को बंद करने के खिलाफ जुमे को फलस्तीनियों की हड़ताल, हमास ने कहा क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए मुत्तहिद हो जाएं। थेरेसा मे अगले हफ्ते तीसरी ब्रेक्जिट डील पेश करेंगी। वेनेजुएला में बिजली के बाद पानी का बहरान, चाइना ने कहा मदद के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर पर तामीरी बातचीत। मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने में चाइना की रुकावट के बाद बीजेपी और अपोजिशन में तकरार। सरहद पार दहशतगर्दी से निपटने में मनमोहन सिंह मोदी जैसे मजबूत नहीं थे, शीला दीक्षित का बयान। कांग्रेस लीडर टॉम वडक्कन बीजेपी में शामिल हो गए। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फिरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।